गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी विज्ञापन के आर्थिक व सामाजिक पहलू। तो आज हम अभी सिर्फ आर्थिक पहलुओं की बात करेंगे। थोड़ा सा आइडिया हम ले लेते हैं। आर्थिक का मतलब जो अर्थ से रिलेटेड यानी धन से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो अगर मैं एक सीधे पॉइंट पे जाऊँ तो एडवर्टाइजिंग का हम क्या मानकर चलते हैं कि क्या इम्पैक्ट आएगा, हमारी सेल पे इम्पैक्ट आएगा, और सेल बढ़ने से क्या होगा, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। तो सबसे जो मेन हमारा जो टारगेट है वो ही इससे रिलेटेड है। तो हम विज्ञापन के आर्थिक पहलुओं में मतलब इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में एक ये पॉइंट हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है कि हम ये देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग वी कैन इंक्रीज़ आवर सेल, वी कैन इंक्रीज़ आवर प्रॉफिट्स। हालांकि बहुत सारे और भी आर्थिक पहलू हैं, लेकिन सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में एक जो कन्फ्यूज़न है वो कम करने के लिए मैंने ये छोटा सा एग्जाम्पल लिया। अदरवाइज़ बहुत सारे और भी आप पॉइंट्स देखेंगे। जैसे अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द अफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट्स। देखिए, जब हम कोई भी बिज़नेस करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत सारे टाइप की कॉस्ट्स जो हैं हमें बियर करनी पड़ती हैं। जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग हो गया, और इसके अलावा भी बहुत सारी तरह की और कॉस्ट जो है हम बियर करते हैं। अगर हम इनके ऊपर एडवर्टाइजिंग का इम्पैक्ट चेक करें, ठीक है, तो क्या हो सकता है, हमें थोड़ा सा ये सोचना है प्रोडक्शन कॉस्ट पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा या नेगेटिव आएगा या बिल्कुल ही नहीं आएगा। अगर हम इसके फेवर में एक पॉइंट लेना चाहें, मतलब जो लोग एडवर्टाइजिंग को सपोर्ट करते हैं, जिनकी नज़र में एडवर्टाइजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उनका ये मानना है कि एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्च करने से हमें इनडायरेक्टली बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें एक बेनिफिट प्रोडक्शन की कॉस्ट का कम होना है। अब वो कैसे कम होगी? एडवर्टाइजिंग करने से कस्टमर अवेयर होगा, बहुत सारे नए कस्टमर क्रिएट होंगे, पुराने कस्टमर आपके साथ जुड़े रहेंगे। इससे क्या होगा, हमारी डिमांड इंक्रीज़ होगी। डिमांड इंक्रीज़ होगी तो हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो प्रोडक्शन बढ़ाने से क्या होगा कि बहुत सारी ऐसी कॉस्ट होती है, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन के बढ़ने या घटने से कम नहीं होती, लेकिन ये ज़रूर है कि फ़िक्स्ड कॉस्ट आपको बियर करनी ही पड़ेंगी। आपका प्रोडक्शन चाहे बहुत कम हो या जो है एक लेवल के ऊपर हो। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट ऐसी हैं जो प्रोडक्शन की वॉल्यूम यानी प्रोडक्शन की क्वांटिटी के साथ बढ़ती और घटती हैं, राइट। सो इन दिस केस वी कैन से देन इफ़ डिमांड इंक्रीजेज देन डिमांड ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज, means ki demand of your products increases, then you will have to increase the production, and if you increase the production then you can एलिमिनेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो जितना प्रोडक्शन ज़्यादा होगा उतना हमारा पर यूनिट जो कॉस्ट है, देखिए टोटल कॉस्ट तो हमेशा बढ़ेगी। आप एक बार 10 यूनिट बना रहे हो और सेकेंड टाइम आप 20 बना रहे हो तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट तो बढ़ेगी, लेकिन पर यूनिट जो कॉस्ट है वो हमारी कम हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा, जब हमारी कॉस्ट कम हो जाएंगे तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या होगा, कस्टमर के लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा कि कस्टमर को फिर कम प्राइस देना पड़ेगा हमें, राइट। लेकिन ये बहुत सारे आलोचक भी हैं, ये हम जब भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो हम साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो लोग इसकी फेवर में नहीं है उनकी कुछ ऑब्जेक्शन भी हो सकती हैं, वो भी हम साथ में देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका अफेक्ट जो इसके सपोर्टर्स हैं वो क्या मानते हैं। तो एक तो आपका क्लियर हो गया कि प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज़ होगी। दूसरा कह रहे हैं कि अफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। देखिए टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ेगी जब आपका डिमांड बढ़ जाएगा, और ऑब्वियसली डिमांड बढ़ जाएगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन जो है लोगों तक पहुंचाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमारी टोटल बढ़ेगी, राइट। लेकिन अगर हम पर्सनल सेलिंग की बात करें, यहाँ पर एक्चुअली एक पॉइंट थोड़ा सा मतलब आपको कंफ्यूज कर सकता है। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉस्ट है, एक्चुअली एडवर्टाइजिंग इज़ ए पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, राइट। तो
सेलिंग यानी कि अगर मैं पर्सनल सेलिंग की बात करती हूँ या मैं किसी भी तरह की सेलिंग की बात करती हूँ, आप देखोगे कि एडवर्टाइजिंग से क्या होता है कि सेलिंग ईजी हो जाती है। ठीक है, दुकानदार को या मैन्युफैक्चरर को या प्रोड्यूसर को बार बार कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है कस्टमर को, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के थ्रू वो ऑलरेडी कन्विंस हो चुका है। तो हमारी जो सेलिंग कॉस्ट हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं, हमारी पर्सनल सेलिंग कॉस्ट धीरे धीरे कम होने लगती हैं। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो टोटल इंक्रीज़ होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी इम्पैक्ट आता है। ये इसका एक आर्थिक पहलू आप मानकर चल सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ होती हैं। तीसरी जो कॉस्ट है वो है उसके प्राइस पर। किसके प्राइस पर? प्रोडक्ट के प्राइस पर। ठीक है, एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको लेके चलती हूँ, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। आपका फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हो कि फिक्स कॉस्ट हमारी 5 लाख है, लेकिन नीचे में फिक्स कॉस्ट हमारी 5 लाख है। तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने से फिक्स कॉस्ट कभी भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होंगी। वेरिएबल कॉस्ट, जहाँ आप 50 यूनिट बना रहे थे, 30,000 यूनिट्स आप बना रहे थे और एक यूनिट हमारे उसके ऊपर हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट था वो 50 रुपये था, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी हो गई 15 लाख की। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट यानी चल लागत जो है, क्योंकि हमने 30,000 से अपना प्रोडक्शन 50,000 पे लेके आए, ठीक है, 20,000 हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, और जो है हमारी वेरिएबल कॉस्ट जैसे वहाँ देख सकते हो पर यूनिट 50 था, यहाँ पर यूनिट अब आपका 45 हो गया। क्यों? क्योंकि आपने 20,000 यूनिट्स इंक्रीज़ की हैं। ठीक है, ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा वेरिएबल कॉस्ट 15 लाख है, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट है 22,50,000। ओके, अब आ चलते हैं टोटल कॉस्ट पर। यहाँ हो गया 5 और 15 को आपने 20 किया, यहाँ अभी हमें 5 और 22,50,000 के अलावा इस वाले ऑप्शन में हम क्या कर रहे थे? विज्ञापन नहीं कर रहे थे, यहाँ हमने विज्ञापन करना स्टार्ट किया। ठीक है, ये मान के चलो कि यहाँ हमने बिल्कुल भी एडवर्टाइजिंग नहीं की, यहाँ पे की, या हमने 2 लाख रुपए खर्च किया, तो वो 2 लाख रुपए भी तो हम कॉस्ट में ऐड करेंगे ना। यहाँ पर टोटल कॉस्ट हो गई है मेरी 29,50,000, यहाँ हमारी टोटल कॉस्ट है 20,000, लेकिन इस यहाँ प्रोडक्शन है 30,000 और यहाँ प्रोडक्शन है 50,000। ठीक है, अब अगर हम पर यूनिट कॉस्ट निकालें, यहाँ 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं हमें 30,000 यूनिट्स के प्रोडक्शन पर, यहाँ हमें 29,50,000 खर्च करने पड़ते हैं 50,000 यूनिट्स के प्रोडक्शन पर। तो पर यूनिट कॉस्ट मेरी यहाँ 59 आ रही है, यहाँ पर 66.67 आ रही है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया कि इस पोर्शन में हमने एडवर्टाइजिंग पे कोई खर्च नहीं किया था। ठीक है, प्रोडक्शन कम हुआ, डिमांड कम थी, और मतलब हमारा एक तरह से हमने प्रोडक्शन कम किया, जिसकी वजह से जो है हमारा पर यूनिट कॉस्ट 66 के अराउंड रहा। यहाँ हमने प्रोडक्शन बढ़ाया, जिसकी वजह से हमारा जो कॉस्ट है वो 59 रुपीज़ पड़ गया। अब एक यूनिट अगर कस्टमर को यहाँ पर 67 रुपीज़ में लेनी पड़ेगी, यहाँ पर कस्टमर को वो 59 रुपीज़ में पड़ेगी, तो आप ये देख लो अप्रॉक्सीमेटली 8 रुपये या 7 रुपये का जो 7 या 8 रुपये का जो अप्रॉक्सीमेटली बचत किसको है? कस्टमर को भी तो है ना। कस्टमर को एक यूनिट जो 67 में मिल रही थी वो अब 59 में मिल रही है, तो आपको कितने की बचत हो गई? ठीक है ना। तो ये क्यों हुआ? ये सिर्फ दिखाने के लिए बताया जा रहा है कि अगर आप एडवर्टाइजिंग पर कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसका कोई लॉस नहीं है, उसका प्रॉफिट, उसका बेनिफिट ही है। हालांकि प्राइसेस के बारे में जो हमारे सपोर्टर नहीं हैं, जो आलोचक हैं, जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनका ये मानना है कि ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि डिमांड बढ़ रही है, पर ऐसा नहीं है। कारण कि अगर हम अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बहुत अच्छे से करते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, जो कस्टमर है वो दूसरे ब्रांड को छोड़कर हमारे ब्रांड में शिफ्ट हो जाएगा। इतना ही तो होगा ना। सिर्फ एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर की डिमांड बढ़ेगी तो उसी तरह से दूसरे मैन्युफैक्चरर की डिमांड कम भी तो हो गई। ठीक है, टोटल मार्केट में देखो ना, आप मार्केट में टोटल डिमांड देखो, डिमांड तो वहीं की वहीं है, कस्टमर सिर्फ शिफ्ट हुआ है ना। एक कस्टमर पहले एक दुकान से ले रहा था, अब कस्टमर ने दूसरी दुकान से लेना स्टार्ट कर दिया, लेकिन टोटल उसके ऊपर क्या इकोनॉमिक इफेक्ट आया? टोटल डिमांड तो नहीं बढ़ी। हाँ, लेकिन अब उनको भी फिर हम उन आलोचकों को भी, यानी वो जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस बात पर, उनको भी हम इसका जवाब दे सकते हैं। वो ऐसे कि हम ये क्यों मानकर चल रहे हैं कि वही पुराने कस्टमर हैं जो एक ब्रांड को छोड़कर दूसरे ब्रांड में शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि नए कस्टमर क्रिएट हो जाएं। ऐसा भी तो है कस्टमर कि जो पहले कॉफ़ी पी नहीं रहा था, अब उसने कॉफ़ी पीनी स्टार्ट कर दी क्योंकि वो कॉफ़ी का विज्ञापन देख रहा है। दैट्स द मेन थिंग ना।
तो वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट न्यू कस्टमर्स, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट ओल्ड कस्टमर्स who have switched their brands from one to another? ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि सिर्फ पुराना ही कस्टमर ब्रांड शिफ्ट करेगा, ये भी तो हो सकता है ना कि नया कस्टमर क्रिएट हो रहा है। तो अब जब नया कस्टमर क्रिएट होता है तो मार्केट के टोटल डिमांड तो फिर इंक्रीज़ होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ हम आलोचकों का मुंह बंद कर सकते हैं ये बात बोलकर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम आ रहे हैं, दैट इज़ अफेक्ट ऑन डिमांड। अभी यहाँ पे फिर से वही बात कि डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि पहले हमने ये बात बोली कि कॉस्ट कम होने से कॉस्ट कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि एडवर्टाइजिंग से डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। अब वो कहता है कि डिमांड कैसे इंक्रीज़ हो रही है। डिमांड ऐसे इंक्रीज़ हो रही है कि जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो उसकी प्राइमरी डिमांड हमें क्रिएट करनी पड़ती है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं होता, पता नहीं होता है। जब हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है तो भी हमें विज्ञापन करना होता है, ताकि हम अपने ब्रांड को दूसरे ब्रांड के कंपैरेटिवली जो है वो सुपीरियर बता सकें और ब्रांड प्रेफरेंस क्रिएट कर सकें, ठीक है ना। ब्रांड प्राथमिकता मतलब आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। आप कॉफ़ी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप कौन सी वाली को दे रहे हैं? आप नेस्ले को दे रहे हैं, आप लिप्टन को दे रहे हैं, आप नेस्कैफ़े को दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ब्रांड प्रेफरेंस के अंतर्गत देखनी होती हैं, ठीक है। हालांकि अब यहाँ पे बात वही फिर से आ गए, हमारे जो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं वो कहते हैं कि जी वही बात जो मैंने पहले बोली कि टोटल डिमांड कभी, उनका मानना है, ये हम नहीं कह रहे हैं, उनका मानना है टोटल डिमांड कभी भी बढ़ती नहीं, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना नहीं होता कि आप एडवर्टाइजिंग को जस्टिफाई कर पाओ, ठीक है। तो हमें दोनों का पक्ष रखना है यहाँ पे। हमें ये भी देखना है कि हम क्या सोचते हैं और हमें ये भी देखना है कि हमारे आलोचक हमारे बारे में क्या बोलते हैं, ठीक है। अफेक्ट ऑन कंपटीशन। अब कंपटीशन पे क्या असर होता है? ऑब्वियसली जब मार्केट में ज़्यादा लोग होंगे तो उनके बीच में कंपटीशन रहेगा, हेल्दी कंपटीशन होगा, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलेगा उनको। अब कंपटीशन का बेनिफिट कस्टमर को ये होता है कि उसको अच्छी क्वालिटी, बेटर प्राइस और बेटर सर्विसेज ये प्रोवाइड की जाती हैं। अगर मान लीजिए मार्केट में एक ही पर्सन हो जो सामान बेच रहा है, देन आपकी मजबूरी होगी कि आप उसी से ही बाई करेंगे, राइट। तो वो आपको जिस भी क्वालिटी का या जिस भी प्राइस पे देगा आपको मजबूरी में लेना होगा। लेकिन व्हेन देयर आर मोर देन वन सेलर in the market, then you have the option to buy your particular product from any buyer, ठीक है ना। तो आप किसी भी बायर से वो बाई कर सकते हैं। वहाँ पर ये होगा कि आप देखेंगे कि विच वन इज़ द बेस्ट क्वालिटी, विच वन इज़ द बेस्ट प्राइस, राइट। सो यू कैन ऑप्ट फॉर द बेस्ट थिंग यू वांट टू अवेल, राइट। सो कंपटीशन अच्छा, मतलब हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होगा जो कि बेनिफिशियल है कस्टमर के लिए भी। बट हमारे आलोचक फिर से उछल रहे हैं, उनका मानना है कि ऐसा नहीं है। कारण एडवर्टाइजिंग पे जो खर्च आता है वो अच्छा खासा आता है, और ये खर्च सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति एंड बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बिग हाउसेस ही कर सकते हैं। छोटा दुकानदार, छोटा उद्योगपति, छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो इतना बजट नहीं निकाल सकता। तो इस वजह से क्या होता है कि मार्केट में वही वाली बात है ना, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो यहाँ पे वही बात है कि हम बड़े उद्योगपति, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ हम कम्पीट नहीं कर पाते हैं एंड हम ढेर हो जाते हैं, मतलब हम हार जाते हैं या हम मार्केट के बाहर हो जाते हैं। बट लास्ट में फिर भी हम यही कहेंगे कि ज़रूरी नहीं है, खाली विज्ञापन के दम पर भी कोई इतने दिन नहीं टिक सकता। बेशक आप बहुत बड़ा बजट आप बना रहे हो, पर क्वालिटी भी तो दिखाओगे। ऐसा नहीं है, कस्टमर क्वालिटी भी तो चेक करेगा। सिर्फ विज्ञापन को देखकर तो नहीं मार्केट में डिमांड बढ़ेगी ना। थोड़े टाइम के लिए बढ़ सकती है लेकिन लॉन्ग रन में नहीं। तो आप, ऐसा नहीं है, जब आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप अपनी क्वालिटी के दम पर आ सकते हो, आप अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से पेश करना जानते हो, देन अगर उनका बजट बड़ा भी है तो क्या हुआ, हम थोड़े बजट में भी कस्टमर को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अफेक्ट ऑन कंज्यूमर्स चॉइस। तो एडवर्टाइजिंग से आपकी चॉइसेस को एक ब्रॉडनेस मिलती है। पहले मार्केट में एक निरमा वॉशिंग पाउडर हुआ करता था जिसकी ऐड हर रोज़ पता नहीं कितनी बार टीवी पे और रेडियो पे आपने सुनी होगी। बट आज की डेट में शायद निरमा की ऐड बहुत कम आप देखने को मिलती है, बहुत कम हो गई है। क्यों? मार्केट में बहुत सारी और वॉशिंग पाउडर ने एंट्री ले ली है, और नाउ यू हैव द चॉइस, यू कैन सेलेक्ट वन आउट ऑफ वेरियस ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट, ओके। सो
कस्टमर को चॉइस किसने दी तो मैन्युफैक्चरर ने दी है, लेकिन बताया कैसे? विज्ञापन के ज़रिए बताया। अगर हमें विज्ञापन का पता ना हो, हमें आइडिया ना हो कौन कौन से प्रोडक्ट है, तो शायद हम उसी ढर्रे पर चलते रहें। ठीक है, तो एक तरीके से एडवर्टाइजिंग से हम प्रोडक्ट्स हम डिफरेंट ब्रांड्स के प्रति फैमिलियर भी हो जाते हैं। इस वजह से हमारी सिलेक्शन का जो एक ऑप्शन है वो बड़े ज़्यादा हो जाते हैं, एंड वी कैन बाय एनी वन ऑफ दोज ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, लेकिन बात फिर आ गई आलोचकों की, जो क्रिटिसाइज़ करते हैं यहाँ पे, उनका ये मानना है कि नो, ऐसा नहीं है। बात फिर वही है, बड़ी मछली छोटी को कहाँ टिकने देगी, राइट? तो बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं, महंगे ब्रांड्स जो हैं, वो छोटे छोटे कंपनी के या छोटे छोटे जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके प्रोडक्ट्स को टिकने ही नहीं देते। तो आपको अल्टीमेटली वापस उन्हीं पे ही जाना पड़ता है। मतलब जो ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने दूसरे को एक तरह से दबा दिया है, तो आपको वही बार बार दिखाई देंगे, तो ऑब्वियसली आप वही बाय करते हैं, क्योंकि छोटे ब्रांड्स को या छोटी कंपनीज या छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रोडक्ट्स को मार्केट में आने का मौका ही नहीं देते वो। ठीक है, ऐसा उनका मानना है। ओके, नेक्स्ट इज अफेक्ट ऑन बिजनेस साइकिल्स। अब बिजनेस साइकिल का मतलब होता है, जैसे कई बार तेज़ी और मंदी वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि मार्केट में तेज़ी है एंड सेल काफ़ी बढ़ी हुई है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, राइट? मंदी का मतलब ये होता है कि डिमांड बिल्कुल नहीं है, बहुत ठंडा है बाज़ार, कस्टमर ही नहीं है मार्केट में। क्यों? लोगों के पास पैसा नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इस तरीके से इन्हें बोलते हैं इकोनॉमिक साइकिल्स, आर्थिक चक्र। तो अब क्या होता है, एक्चुअली हम ये मानकर चलते हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो जिन दिनों में देखेगा कि मंदी है, मंदी मीन्स कि जब मार्केट डाउन है एंड देर आर नो बायर्स, देन ही और शी विल ट्राई टू क्रिएट द कस्टमर्स, टू क्रिएट द डिमांड, और इसके लिए ज़रूरी है कि वह विज्ञापन पर ज़्यादा खर्च करेगा। तो मंदी के दिनों में यानी रिसेशन के दिनों में ज़्यादा खर्च किया जाता है एडवर्टाइजिंग पे, क्योंकि उसका इम्पैक्ट लाना बहुत ज़रूरी है। और जब तेज़ी है, तेज़ी का मतलब तो मार्केट में ऑलरेडी बहुत बायर्स हैं, डिमांड इतनी ज़्यादा है, आप विज्ञापन नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा। इन दैट केस देयर इज़ नो नीड टू डू एडवर्टाइजिंग या डू लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग। बट आलोचक कहते हैं नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। कारण भाई, मंदी तो मैन्युफैक्चरर के लिए भी है ना, कस्टमर के लिए तो है। कस्टमर तो नहीं बाई कर पा रहा ना, पैसा नहीं है उसके पास, काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, लेकिन इसका असर तो फिर मैन्युफैक्चरर पे भी पड़ना चाहिए। ठीक है ना? तो मैन्युफैक्चरर ये देखेगा कि भैया मेरे पास तो पैसा नहीं आ रहा, कस्टमर ही नहीं है, मेरा प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है, तो मैं कहाँ से खर्च करूँगी? मेरी जेब में पैसा होगा तो ही तो मैं विज्ञापन करवाऊँगी ना। जब मेरी कोई प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो रहा है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, देन हाउ कैन आई स्पेंड द मनी ऑन एडवर्टाइजिंग? आई हैव नो एक्स्ट्रा बजट फॉर एडवर्टाइजिंग। इन दैट केस मंदी के दिनों में हम उल्टा कम खर्च करेंगे, जबकि करना ज़्यादा चाहिए। आलोचक कह रहे हैं कि मंदी के दिनों में, रिसेशन के दिनों में क्या होगा कि एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग विल बी वेरी लो, बट इन केस ऑफ बूम, मतलब जब तेज़ी होगी, इन दैट केस मैन्युफैक्चरर की जेब में काफ़ी पैसा आएगा। क्यों? सेल बहुत ज़्यादा है। इन दैट केस तो वो एडवर्टाइजिंग का जो बजट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है वो गलत, वो होना चाहिए था। ठीक है ना? और जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। ओके, सो क्रिटिक्स कहते हैं कि जो हमारे एडवर्टाइजिंग्स हैं ये हमारे इकोनॉमिक जो साइकिल्स हैं उनको पुश करते हैं, बल्कि उनको बढ़ावा देते हैं, उन्हें कम करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए उनके हिसाब से। ओके जी, नेक्स्ट इज अफेक्ट ऑन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो राष्ट्रीय आय है आपकी किस चीज़ से बढ़ती घटती है? हमारे यहाँ रोज़गार के क्या अवसर है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, टोटल इनकम का क्या लेवल है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, प्रोडक्शन की मात्रा बढ़ी है या नहीं बढ़ी, एंड डिमांड्स इंक्रीज़ हुई है नहीं, या डिमांड कितनी है। इन सारी चीज़ों से नेशनल इनकम का लेवल जो है वो बढ़ता और घटता है। तो एडवर्टाइजिंग करने से जो हमारी कॉस्ट कम होंगी, हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो और प्रोडक्शन बढ़ने से लोगों को काम भी मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है, एंड परचेसिंग पावर बढ़ रही है। तो धीरे धीरे ये जो साइकिल है वो चल रही है, तो इससे हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो रही है। बट क्रिटिक्स कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। जैसे कि हम पहले बोलते आए हैं
जो क्रिटिक्स हमारे बोलते आए हैं कि नहीं, एक्चुअली टोटल डिमांड नहीं बढ़ती, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट का शेयर जो है, मार्केट में जो डिमांड है वो वहीं की वहीं रहती है, सिर्फ बायर अपना ब्रांड शिफ्ट करता है। तो इससे वो ये मानते हैं कि ऐसा कोई भी इम्पैक्ट जो है नेशनल इनकम पर नहीं आता है। नेक्स्ट इज़ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्रिएट करने का मतलब क्या है? यूटिलिटी मीन्स कि किसी भी चीज़ की उपयोगिता, मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जब आप अपने गोडाउन से कस्टमर के घर तक पहुंचाते हैं, दैट इज़ प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करना, है ना। समय, स्थान उपयोगिता, मतलब वो चीज़ आपके पास नहीं ज़रूरत, उसकी ज़रूरत अब कस्टमर के घर पे है और आपको पैसों की ज़रूरत है, तो कस्टमर आपको पैसा देगा, आप उस सामान को कस्टमर तक पहुँचाओगे, तो एक समय यूटिलिटी यानी स्थान यूटिलिटी क्रिएट होगी, दैट इज़ प्लेस यूटिलिटी, राइट। सिमिलरली एक होती है हमारी टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सीजनल प्रोडक्शन के हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि कई, अब आजकल तो खैर वो बात नहीं रही है कि वो चीज़ जो आपको सीज़न में मिलती है वो ऐसे ऑफ सीज़न में नहीं मिलेगी। आज के टाइम में आपको हर चीज़ हर सीज़न में अवेलेबल है, बिकॉज ऑफ वेयर हाउसिंग एंड ऑल अदर फैसिलिटीज़, राइट। सो ये जो एडवर्टाइजिंग है, ऑफ सीज़न में भी विज्ञापन के द्वारा जो है कस्टमर जनरेट किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, डिमांड क्रिएट की जाती है, और ऑफ सीज़न में भी हम डिमांड को उतना ही बढ़ा सकते हैं जितना, हालांकि उतना खैर नहीं बढ़ा सकते, कहने की बात है, लेकिन एक फिर भी एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर ज़रूर लेके जा सकते हैं ऑफ सीज़न में भी, राइट। और इसे बोलते हैं हम क्या, टाइम यूटिलिटी क्रिएट करना, ओके। प्लेस यूटिलिटी मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके अलावा होता है एक प्रतिष्ठा उपयोगिता, मतलब गुडविल क्रिएट करना, रेपुटेशन क्रिएट करना। तो विज्ञापन के ज़रिए लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता लगता है एंड वो अवेयर होते हैं और उनके सामने आपका प्रोडक्ट बार बार आता है। तो एक इमेज को बनाने में एडवर्टाइजिंग का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, डेफिनेटली मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, अब एडवर्टाइजिंग से लोगों को पता लगेगा, प्रोडक्शन वो डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो लोगों को काम मिलेगा, सो द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी हाई, ओके। अब देखो बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ते हैं। विज्ञापन कोई एक पर्टिकुलर पर्सन की एक्टिविटी नहीं है, जो मैसेज बना रहा है राइटर है, जो एक्ट कर रहा है एक्टर है, जो पेंट कर रहा है पेंटर की ज़रूरत है, राइटर की ज़रूरत है, मॉडल्स की ज़रूरत है, सेलिब्रिटीज़ की है, आप देख सकते हैं जो शूटिंग होती है तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है। बहुत मीडिया में दुनिया भर के लोग लगे हुए हैं, जिस मीडिया से आपने भेजना है एडवर्टाइजिंग, वो वहाँ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। जिस एजेंसी के थ्रू आप एडवर्टाइजिंग करा रहे हैं वहाँ भी बहुत सारे लोगों को काम मिला हुआ। तो आप आज की डेट में अगर आप देखोगे तो एडवर्टाइजिंग का एम्प्लॉयमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट इज़ अफेक्ट ऑन प्रोडक्ट की क्वालिटी, राइट। सो प्रोडक्ट क्वालिटी पर भी एडवर्टाइजिंग का फ़र्क डेफिनेटली पड़ता है, कारण कि अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छा होगा, ओके, और आप इसको यूएसपी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एडवर्टाइजिंग में, और एडवर्टाइजिंग से क्या होगा, फिर आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी और आपको प्रसिद्धि मिलेगी, एक पॉपुलैरिटी मिलेगी, मार्केट बढ़ेगी। प्रोडक्ट की क्वालिटी इसलिए इम्प्रूव भी होती है कि आप कंपटीशन में हैं। देखिए जब तक कंपटीशन नहीं होता है पर्सन के सामने, तब तक वो उतना और उतनी मोटिवेशन से काम नहीं कर पाता है जितनी मोटिवेशन उसको कंपटीशन से मिलती है। बजाय गलत चीज़ों के कंपटीशन का मतलब किसी से कोई इस तरीके का राइवलरी की बात नहीं कर रही मैं बात कर रही हूँ हेल्दी कंपटीशन के, कि आपको हेल्दी तरीके से आगे जाना है, राइट। तो मार्केट में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट की इमेज, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इस तरीके से एडवर्टाइजिंग में यूज़ करते हैं हम कि हम उस दम पे जो है मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अफेक्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेफिनेटली एडवर्टाइजिंग ने बढ़ाया है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट की जानकारी जो हमें पहले नहीं होती थी वो एडवर्टाइजिंग से होने लगी है। नाउ वी हैव वाइडर चॉइसेस, वी कैन चूज़ वन प्रोडक्ट ऑफ आवर चॉइस। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट है तो मैया मजबूरी है लेना पड़ेगा और तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो वाला बात नहीं रही है, वो सीन नहीं रहा है, वो टाइम बहुत पहले जा चुका, ठीक है। अब देयर इज़ अ लॉट ऑफ
varieties available in the market, you have various choices, you can choose one product out of various choices. आप अपनी पसंद का अपने प्राइस पर अपनी पसंद के ब्रांड का कभी भी कहीं पे भी मोस्ट प्रोबेबली डेफिनेटली अच्छे जो ब्रांड्स हैं या जो जिनका एरिया जिनका नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो उनकी अवेलेबिलिटी भी बहुत इजी रहती है। तो इससे क्या होता है कि आम आदमी का जो जीवन स्तर है, जो लाइफस्टाइल है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज़ हुआ है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग। सो दीज आर द मेन इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स जिसमें आपने देखा होगा कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पहलू रहा है। जहाँ पे भी जिस भी पॉइंट पर आप देखोगे वहाँ आप देखोगे कि एडवर्टाइजिंग का उसके साथ कनेक्शन किस तरीके से है, वो इकोनॉमिक कनेक्शन है एक तरीके से, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्शन इसकी बात करेंगे। इसके अलावा मैं एक चीज़ और भी आपको बताना चाहूँगी, मैं इसके साथ ही ये उठा रही हूँ इकोनॉमिक ऑब्जेक्शंस। अभी हमने इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स किए हैं, लेकिन जो बार बार वो क्रिटिक्स हुए हैं ना उसको आप अलग से दिखा सकते हो। आर्थिक आपत्तियाँ, भाई उनको एक आपत्ति थी ना, उनको ऑब्जेक्शन था कि नहीं नहीं ये जो आप बात कर रहे हो ये गलत है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला कि जी कॉस्ट और प्राइस हमारे जो है ना वो कम हो जाएंगे, पर क्रिटिक्स कहते हैं ऐसा नहीं है। ये आपको किसने कह दिया कि कम हो जाएंगे? आप एडवर्टाइजिंग पे खर्च कर रहे हो, जब आप खर्च कर रहे हो तो वो कहाँ से निकालोगे? वो कस्टमर की जेब से ही निकलेगा, है कि नहीं? वो कहते हैं ना कि जो तेल है वो तिलों से ही निकलता है। तो वहाँ पे यहाँ पे वही कहावत इस्तेमाल होती है कि आप ये मत सोचिए कि जो एडवर्टाइजिंग पे इतना लाखों करोड़ों का बजट जो आ रहा है वो अपनी जेब से भरेंगे। नो, नेवर। आप ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ाएंगे और उस कॉस्ट को कस्टमर के अंदर से कस्टमर की जेब से ही निकालेंगे। तो उल्टा ये तो कस्टमर के जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बढ़ता है, बढ़ जाए घटने के कारण विज्ञापन पे खर्च करना है भैया, वो पैसा कहाँ से लाएंगे हम? वो ऐसे ही अरेंज करेंगे ना। फिर दूसरा जो है नो रियल इंक्रीज़ इन डिमांड। वही बात कि मार्केट में जो डिमांड है वो वाकई में इंक्रीज़ नहीं होती है, सिर्फ कस्टमर ही इधर उधर शिफ्ट करता है। तीसरी बात रिस्ट्रिक्ट्स एंट्री ऑफ न्यू बिजनेस। वही मोनोपोली, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, वो वाला कॉन्सेप्ट। जिसके पास जितना पैसा वो उतना खर्च कर सकता है, जिसके पास नहीं है वो बेचारा नहीं कर सकता, इसलिए वो धीरे धीरे मार्केट से आउट होता चला जाता है। नेक्स्ट इज़ रिड्यूसेस कस्टमर चॉइस। अभी तो मैंने 2 मिनट पहले बोला कि कस्टमर को बहुत सारी चॉइस मिली है, लेकिन यहाँ तो चॉइस बिल्कुल कम कर दिया। अब उसका रीज़न बताते हैं। चॉइस इसलिए कम हुई है क्योंकि बड़ी मछली ही आपको नज़र आ रही है ना, छोटी छोटी कई मछलियाँ तो गायब ही हो गई हैं मार्केट से। अब जब आपको कोई मिलेगा ही नहीं तो आपको मजबूरी में वही ब्रांड लेना पड़ेगा जो बार बार आपको आके आ रहा है, दिख रहा है, मार्केट में छा रहा है कि नहीं बात? आपने देखा होगा रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो कब मार्केट में एंटर किया और कब गायब हो गए पता ही नहीं चलता। बहुत सारे आप प्रोडक्ट रियल लाइफ में भी आप देखोगे। तो ये इसी वजह से है। तो कस्टमर के चॉइस जो हम अभी चॉइस कर रहे थे, तो उनका ये मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा चॉइस मिले, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फर्दर वाइडेंस बिजनेस साइकिल्स। वो साइकिल वाला जो कॉन्सेप्ट आया ना कि होना क्या चाहिए मंदी में, यानी जब डिप्रेशन होता है, रिसेशन होता है, देन आपको एडवर्टाइजिंग पे ज़्यादा खर्च करना चाहिए, जबकि करते नहीं हैं खर्च। और जब तेज़ी होती है तब नहीं करना चाहिए और तब बल्कि वो करते हैं। तो ये तो एक तरीके से इकोनॉमिक साइकिल्स को बढ़ावा दे रहे हैं बजाय उसको न्यूट्रलाइज करने के, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है वेस्टेज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। तो कह रहे हैं कि ये जो भी खर्च आप कर रहे हैं खामखा जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, फिर तो बिकेगा ही, चाहे कुछ मर्जी कर लो, ठीक है ना। मार्केट में कोई कितना हो हल्ला मचा रहा हो एडवर्टाइजिंग के नाम पे, लेकिन अगर उसका प्रोडक्ट घटिया है तो आप क्या करोगे? एक बार खरीदोगे, दूसरी बार तो आप बिल्कुल नहीं बाई करोगे ना। और बल्कि उसकी ऐड को देखकर और भी उसके लिए बुरा भला ही सोचोगे कि ये खामखा में हमें बेवकूफ़ बना रहा है कि नहीं। नेक्स्ट इज़ प्रमोट्स मोनोपली। मोनोपली वही वाली बात है कि वही पर्सन टिक जाता है जिसके पास पैसा है, पावर है, बाकी सारे को धीरे धीरे वो बाहर कर देता है, तो उसकी मोनोपली जो है क्रिएट हो जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि दीज आर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्शंस जो अभी अभी हमने इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स किए थे उनके टक्कर में एक तरीके से। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स क्या है और इकोनॉमिक ऑब्जेक्शन क्या है, तो आप ये वाले इकोनॉमिक ऑब्जेक्शन बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।